हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। और मैं आपके साथ हूं राहुल सर। तो डियर साथियों, हमने 99% बनाने का सपना बना रखा है और बिल्कुल 99% सपना जो है ना, 99% बनाने के लिए हमारा जो सपना है हम आपका साकार करेंगे और उस साकार करने में हमारा जितना सहयोग रहेगा हम पूरा सहयोग करेंगे। तो मेरे डियर साथियों, आज की वीडियो में क्लास 10th वाले स्टूडेंटों के लिए पूरी बुक से, भाई पूरी बुक से मैं कुछ अंतर उठा के लाया हूं। और अगर इन अंतर को आपने कर लिया मेरे डियर साथियों, तो ये जो अंतर है 2025 में छपने वाले हैं और यही अंतर मेरे डियर साथियों पेपर में आएंगे। और भाई मैं याद भी करा दूंगा, ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा। एक ट्रिक के तरीके से, एक तरीके से आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो आइए डियर साथियों, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई लोगों में वीडियो को शेयर करना। मेरे डियर साथियों, हमारा पहला जो है अंतर आ गया है और पहला अंतर हमारा है विस्थापन और द्वि विस्थापन में अंतर। भाई साहब ये देख लो यार, विस्थापन लिखा है और विस्थापन का तो मतलब यही होता है मेरे डियर साथियों कि मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह आ जाओ, यही तो है विस्थापन। बोलो, यही तो विस्थापन है कि मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह आ जाओ, ये विस्थापन है। और यहां देखो ये लिखा है द्वि विस्थापन, मतलब दो व्यक्ति हमारे स्थान से तुम्हारी जगह पे आ जाए और दो व्यक्ति आपके स्थान से हमारी जगह पे आ जाए। मतलब अगर दो व्यक्तियों का विस्थापन हो रहा है तो द्वि विस्थापन और एक का हो रहा है तो वो नॉर्मली विस्थापन। तो देखो ये क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देती है, भाई उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। और सिंपल है, एक अभिकारक या फिर एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अगर विस्थापित करती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, विस्थापन बोल देंगे। लेकिन यहीं आ जाओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु, भाई दो व्यक्ति होंगे, इसमें दो अलग अलग परमाणु के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। भाई दो व्यक्तियों का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो दो ही विस्थापन। आप एक तरीके से याद करोगे ना, हमेशा याद रहेंगे, ठीक है ना मेरे डियर साथियों। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित होता है। सिंपल है यार, ये तो हम पहले ही कह रहे थे भाई कि एक तत्व का विस्थापन होगा, है ना। तो ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। लेकिन इसमें अगर बात करें, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। भाई जो भी होगा द्वि विस्थापन में दो व्यक्तियों के बीच होगा और जो विस्थापन है वो एक व्यक्ति के, ठीक है। आओ इसका उदाहरण आपको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखो यार, यहां पर आप देखो जिंक है और यहां पर है CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहां पर है ZnSO4, यहां पर Cu है। देखो भाई, यहां पर एक व्यक्ति का विस्थापन होना है तो ध्यान से सुनना मेरी डियर साथियों। यहां पर देखो कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक। देखो यहां पर देखो आप, कॉपर की जगह देखो SO4 के साथ कौन जुड़ा है, यहां कॉपर जुड़ा है। इस तरफ कौन जुड़ा है मेरे डियर साथियों, कॉपर। और इस तरफ SO4 के साथ कौन जुड़ा है, Zn जुड़ा है। तो बस Zn और जो Zn और जो Cu है उनका विस्थापन हो जाएगा। मतलब Zn की जगह कौन आ जाएगा, Cu, और Cu की जगह Zn आ जाएगा। बस देखो Zn SO4 के साथ आ गया और जो अकेला था आपका Zn, अब अकेला कौन हो गया, Cu हो गया। बस इतना सा तो काम है, Cu और Zn ने अपनी जगह बदल ली, बस इधर खत्म हो गया काम। अब इधर डियर साथियों देखेंगे, देखो Na और Ba अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है। तो Na की जगह कौन आ जाएगा मेरे डियर साथियों, Ba आ जाएगा। Na की जगह कौन आ जाएगा, Ba आ जाएगा। और भाई Ba की जगह कौन आ जाएगा, Na। तो भाई सिंपल है, देखो Na की जगह देखो, यहाँ जो यहाँ Na है इसकी जगह कौन आ गया, भाई ये देखो Ba आ गया, ठीक है। और Cl के साथ कौन था, Ba, तो Cl की जगह कौन आ गया, Na आ गया। देखो इतना सा सिंपल है ना, बस उल्टा कर दिए, Na की जगह Ba, Ba की जगह Na। बोलो सिंपल है, समझ में आ गया, बिल्कुल। और आपको ये तीन अंतर हो गए मेरे डियर साथियों याद। आई होप आपको मेरे डियर साथियों हो भी गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे डियर साथियों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले अंतर पर मेरे डियर साथियों बात करते हैं। डियर साथियों, मैं आपको सभी के सभी अंतर याद कराते हुए चलूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। बस आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। अगला है मेरे डियर साथियों, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करना। मतलब भाई अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना है।
अम्ल जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, क्षार जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। देखो भाई अम्ल क्या होते हैं बेटा, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे आंवला खट्टा है, नींबू खट्टा है, संतरा खट्टा है, जितने भी खट्टे फल हैं भाई वो अम्ल हैं। और भाई क्षार स्वाद में बेटे कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, क्षार स्वाद में बेटा कड़वे होते हैं, बस इतना सा अंतर, ये खट्टे ये कड़वे, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को बेटा नीला कर देते हैं। तो इनको याद रखने की बेटा एक ट्रिक भी है। देखो अम्ल को याद रखना बेटा अनिल से। किससे याद रखना, अनिल से। तो आ मतलब क्या होता है अम्ल, और नी मतलब बेटा नीला, और ला मतलब क्या होता है लाल। मतलब अब ध्यान रखना अम्ल को किससे याद रखना, अनिल से। आ मतलब अम्ल, ना मतलब नीले, और ला मतलब लाल। मतलब अम्ल नीले को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। और बेटा क्षार को याद रखना छलनी से। किससे बेटा, छलनी से, है ना। तो ये वाला जो छा है इसका मतलब क्षार, और ला का मतलब लाल, और नी का मतलब नीले। तो ध्यान रखना ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। क्लियर है। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन आयन देंगे, मतलब ये H+ देंगे किसमें, जलीय विलयन में। लेकिन ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH-। तो आप ऐसा भी लिख सकते, हाइड्रोक्सिल की जगह OH- भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना 3 अंतर हो गए याद। ये क्षारकों का उदासीन करते हैं, ये क्षारकों को उदासीन करते हैं, ये अम्ल को उदासीन करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अम्ल है तो क्षार को उदासीन करेगा, क्षार है तो अम्ल को उदासीन करेगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना भाई इन अंतर को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ, पेपर में डायरेक्ट आपके छपने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका धातु और अधातु में अंतर। तो भाई गुणधर्मों के आधार पे अंतर आते हैं, आपके पेपर में गुणधर्मों के आधार पे ये अंतर आते हैं। तो यहाँ धातु लिख लिया, यहाँ पर अधातु लिख दिया, ठीक है। पहला है धात्विक चमक। तो धात्विक चमक होती है, जो धातु है उनमें धात्विक चमक होगी यार, सिंपल है, धातु है तो धात्विक चमक तो होगी, और अधातु में नहीं होती, ठीक है। अब किसको छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक होती है। कठोरता की बात करें तो धातु बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। और अगर हम अधातु की बात करें तो कठोर नहीं होती हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो है ना कठोर नहीं होती। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब चादर बनाने का। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ चादर बनाने का गुण। आघात वर्धनीयता मतलब चादर बनाने का गुण, ठीक है ना। अत्यधिक आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है, और ये आघात वर्धनीय नहीं होती। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती, मतलब अधातु से हम चादर नहीं बना सकते, है ना। केवल किससे बनाते हैं भाई, धातुओं से बनाते हैं। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता का मतलब बेटा तार बनाने का गुण, है ना। जो तार बन रहा है ना वो तन्यता के कारण, ठीक है। तो तन्यता प्रदर्शित करते हैं और ये तन्यता प्रदर्शित नहीं करते, है ना। चाहे आपका जो ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं इनको आप नहीं लिखना, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है चालकता। ऊष्मा और विद्युत के बेटा क्या होती हैं, सुचालक। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत धा सकती है, मतलब धारा प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है, लेकिन ये कैसे होते हैं, कुचालक। तो हमें तो भाई 5 अंतर लिखना है। कितने अंतर लिखना है, 5 अंतर लिखना है, और 5 को आपको तैयार कर लेना है। अब छठवां अंतर जिसको लिखना है अवस्था। तो ये धातु क्या होती है, ठोस होती हैं, और अधातु ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तो आप 6 अंतर मैंने बता दिए, 6 अंतर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। वो क्वेश्चन हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। वाह, ठीक है। संतृप्त मतलब क्या होता है, असंतृप्त मतलब क्या होता है। इसमें बेटा 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। मतलब ध्यान रखना है, एक सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक वो आपके संतृप्त होते हैं, और लेकिन डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे वो असंतृप्त होते हैं। सिंपल। अब सिंगल बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल बंध, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, द्विबंध, और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध, है ना। तो इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध और त्रिबंध होता है। सिंपल हो गया ना भाई। ये नीली ज्वाला के साथ, मतलब संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कज्जली मतलब काजल की तरह, काजल के होता है काला, कज्जली धुएं के साथ जलते हैं। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो अपन ने प्रतिस्थापन पढ़ा है ना, विस्थापन प्रतिस्थापन, है ना। विस्थापन को ही हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और संकलन अभिक्रिया। इसमें बेटा संकलन मतलब योगात्मक, संकलन का मतलब क्या होता है बेटा, योगात्मक होता है। क्या होता है, योगात्मक, मतलब इसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। यह अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एक कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये बेटा अधिक क्रियाशील होते हैं। कितने अंतर हो गए, 4 अंतर हो गए, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। जैसे मीथेन संतृप्त है ना, C2H5 एथेन,
है ना, संतृप्त है। और इसमें एथीन हो गया, एथीन है ना, देखो एथीन को अगर तोड़ के लिखें तो कितने कार्बन है, 2, तो ये 2 कार्बन लिख लिए। इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया, 1 इधर दे दिया। देखो डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, द्विबंध आ गया कि नहीं, है ना। ऐसे ही एथाइन, एथाइन का सूत्र होता है C2H2, 2 कार्बन है तो हमने 2 कार्बन लिख लिए। अब 2 H है तो एक इस तरफ H लिख दिया और एक इस तरफ H लिया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो द्विबंध और त्रिबंध वाले समझ में आया कि नहीं। तो भाई ये अंतर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पेपर में छपेंगे। और भाई मैं चाहता हूं कि आप जल्दी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, इसीलिए मैं आपके साथ ये मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, ठीक है ना, दोनों का फायदा है यार। जब दोनों का फायदा है तो ये काम करना भी चाहिए, ठीक है। साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट में अंतर। भाई साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। भाई सोडियम या, भाई साबुन जो है ना सोडियम या पोटेशियम लवण वाली होती है, सोडियम या पोटेशियम। और आपको एक बात बता दूं, किसी से कहना मत, सोडियम वाली जो साबुन है वो कपड़े धोने वाली है और पोटेशियम वाली जो साबुन होती है वो नहाने वाली साबुन होती है। तो ध्यान रखना, साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है, ठीक है ना। भाई अपमार्जक की बात कर लो, तो अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या सल्फोनिक लवण है। भाई अपमार्जक डिटर्जेंट, निरमा नहीं देखा आपने, निरमा नहीं सुना है ना, तो निरमा डिटर्जेंट होता है, ठीक है ना। तो अमोनियम या सल्फोनिक लवण होती है, ठीक है। ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर जो जल है गर्म है और मतलब बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, बहुत ज़्यादा अशुद्धि नहीं है, तो ये क्या करेंगे, झाग उत्पन्न करेंगे। लेकिन भाई अपमार्जक तो ढीठ होता है, अपमार्जक तो किसी के साथ भी भाई कठोर हो मृदु हो किसी के भी साथ झाग उत्पन्न करने लगता है, ठीक है मेरे डियर साथियों। तो थोड़ा सा ये तीसरा पॉइंट, एक कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में देखो Ca और Mg उपस्थित होता है। जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ आविलेय पदार्थ बनाते हैं और ये कठोर जल में उपस्थित Ca व Mg लवणों के साथ आविलेय पदार्थ नहीं बनाते, ये बनाते हैं और ये नहीं बनाते, ठीक है ना। साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ, मतलब साबुन से देखो, साबुन से वैसे भी कपड़े कम साफ होते हैं, लेकिन भाई निरमा से जो है ना कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। अपमार्जक साबुन की तुलना में कपड़े अधिक साफ करती है। तो भाई ये तो अंतर कौन नहीं जानता, ये तो सब जानते हैं, हमारे घरेलू अंतर है, हमारे घर में साबुन है, हमारे घर में अपमार्जक है, तो ये हम सब जानते हैं, तो अंतर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, देखो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। भाई प्रकाश संश्लेषण और किस में अंतर करना मेरे डियर साथियों, श्वसन में। तो प्रकाश संश्लेषण है और यहाँ क्या है, श्वसन है, ठीक है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। देखो फिर से पढ़ ले रहा हूँ, इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात हो रही है, इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है बेटा, है ना। क्लोरोफिल की सहायता से, अब क्लोरोफिल कहाँ रहेगा, तो भाई जो आपका पेड़ होता है उसमें जो हरे पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, जल एवं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करता है, मतलब उसको तोड़ फोड़ करता है, ठीक है ना। चलो, इस अभिक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। भाई श्वसन में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक संश्लेषण होता है, मतलब बनते हैं मेरे डियर साथियों, है ना, क्या होता है, बनते हैं। यह संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है और यह विनाशात्मक, मतलब यहाँ पर निर्माण होता है पदार्थ का और यहाँ पर पदार्थ टूटता है, यहाँ पर निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में और यहाँ पर पदार्थ टूटता है। यह क्रिया केवल सूर्य प्रकाश में उत्पन्न हो, देखो बोला था ना, यह क्रिया अंधकार और सूर्य प्रकाश दोनों में हो सकती है। श्वसन तो भाई हम देखो, सांस लेना, अंधेरे हो तो सांस ले सकते हैं और हमारा उजाला हो तो सांस रहते हैं, है ना। कभी हमारे घर में 24 घंटे लाइट नहीं आती, क्या हम सांस लेना बंद कर देते हैं, नहीं ना, अंधेरे में भी सांस ले सकते हैं और उजाले में, ठीक है। लेकिन ये पेड़ पौधों की बात है भाई, पेड़ पौधे अंधेरे उजाले सब में सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो, इस अभिक्रिया में ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित होती है, मतलब इस अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा है वो काय के रूप में संश्लेषित होती है, भोजन के रूप में। और इस अभिक्रिया में भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, भोजन से ऊर्जा क्या होती है बेटे, निर्मुक्त होती है, निकाली जाती है, ठीक है ना। तो भाई ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर हो गया भाई। अगला है यार हमारा वायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं इसको। देखो ऑक्सी
श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, तो वायवीय श्वसन और अनवायवीय श्वसन में अंतर। भाई यह ऑक्सीजन की उपस्थिति, देखो ऑक्सी श्वसन है, वायवीय है, मतलब वायु की उपस्थिति में ही होगा यार। भाई पहला तो अंतर आपको याद ही नहीं करना, वायु की उपस्थिति में ही होगा, लेकिन ये अनवायवीय है मतलब वायु की उपस्थिति में नहीं होगा। ठीक है ना भाई, सिंपल है। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण नहीं होता, मतलब अपूर्ण है। तो भाई उल्टी तो है यार, कितना सरल है ना। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 और H2 है और इस अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 और एल्कोहल। बस कितना सा अंतर है, यहाँ CO2 और CO2 कॉमन हो गया, बस H2 की जगह क्या है, एल्कोहल, सिंपल है। ठीक है, एक ग्लूकोज अणु में 38 ATP या फिर 673 केल्विन कैलोरी है ना, और एक ग्लूकोज अणु में 2 ATP, ठीक है, 2 ATP और 21 केल्विन कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब इसमें 38 ATP और इसमें 2 ATP, मतलब 1 ATP, एक ग्लूकोज में 38 ATP और इसमें कितने ATP बेटा, 2 ATP, है ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये अंतर हैं, आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। यार साथियों आप थोड़ा सा टेंशन मत लेना है कि भाई इतना लंबा वीडियो, भाई कोई दिक्कत नहीं, 2-5 मिनट वीडियो और चलने वाला है, बस खत्म ही होने वाला है। तो भाई धमनी और सिरा में अंतर, बहुत अच्छा अंतर है, बहुत प्यारा अंतर है। देखो यहाँ लिखा है धमनी और बेटा यहाँ लिखा है सिरा। तो देखो धमनी देखो शुद्ध में आप बताओ, शुद्ध में क्या आता है बेटा, शुद्ध में धा आता है कि नहीं आता, और देखो धमनी में भी क्या आता है, धा आता है। शुद्ध में भी क्या आता है बेटा, धा आता है, और धमनी में भी क्या आता है बेटा, धा आता है। तो ध्यान रखना कि जो धमनियां हैं, क्या है बेटा डियर साथियों, धमनियां हैं वो भाई शुद्ध रक्त को, और शुद्ध रक्त कहाँ होता है, हृदय में, क्योंकि हमारा हृदय जो है उसमें भगवान बसते हैं, वो हमेशा शुद्ध होता है मेरे डियर साथियों। हमारा हृदय में भगवान बसते हैं, वो शुद्ध होता है, मतलब हृदय में शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। तो धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, और सिरा भाई अशुद्धि वाला पदार्थ है, ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को, हमारे बॉडी में विभिन्न पार्टों में अशुद्ध रक्त है, तो ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर कहां तक ले जाती हैं, हृदय तक ले जाती हैं। और कौन सा रक्त, अशुद्ध। ठीक है ना, यह त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती है, मतलब जो हमारे बॉडी में त्वचा है इसमें थोड़ी नीचे गहराई में स्थित होती है ना, गहराई से काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं भाई ये। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, एक मिनट, ये त्वचा के कम गहराई में स्थित होती हैं तथा इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है और इसमें अधिक दाब के साथ भाई बहुत अच्छे तरीके से रक्त बहता है। ठीक है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। किनकी दीवारें मोटी होती हैं, जो धमनी है ना भाई, वो अच्छा पदार्थ है भाई, शुद्ध रक्त को ले जा रहे तो मोटी तो दीवारें होंगी। इनमें कपाट मतलब बाल्ब नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते भाई, धमनी में, है ना भाई। कोई लीकेज वाला कोई पदार्थ नहीं है कि भाई कहीं से लीकेज नहीं होगा, शुद्ध रक्त बिल्कुल कहाँ, हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों तक। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम बात करें मेरे डियर साथियों आगे, ठीक है, एक सेकंड मेरी डांस है, तो इनकी दीवारें पतली होती हैं तथा इनमें कपाट और बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। जो पल्मोनरी जो धमनी है वो केवल अनऑक्सीकृत, देखो एक मेरी बात, शुद्ध रक्त भाई ऑक्सीकृत होता है, ध्यान रखना, शुद्ध रक्त क्या होता है, ऑक्सीकृत, और अशुद्ध रक्त होता है अनऑक्सीकृत, है ना। तो पल्मोनरी जो सिरा है इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त का संवहन करती हैं, और इसमें पल्मोनरी सिरा को छोड़कर से सभी सिराएं बी ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। भाई इसमें उल्टा ही तो है, ये पॉइंट उल्टा ही है कि नहीं, बिल्कुल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है भाई रक्त और लसिका में अंतर, भाई बहुत प्यारा अंतर है, और भाई पेपर में आएंगे, और मैं कह रहा हूँ ना भाई, इतना अंतर आपको कर लेना भाई, इतना कर ही पाओगे, है ना, और आपको अच्छे परसेंटेज बनाना भाई, हो जाएगा। तो रक्त और लसिका में अंतर, रक्त यह गहरे लाल रंग का, रक्त क्या गहरे लाल रंग का नहीं होता क्या, आपने रक्त नहीं देखा यार, क्या मजाक करते हो, देखा होगा ना भाई, है ना। यह रंगहीन ऊतक होता है, मतलब ये ऊतक द्रव है, मतलब लसिका द्रव तो है लेकिन रंगहीन, मतलब बिना रंग वाला, कोई रंग नहीं होता, है ना, ऊतक द्रव है। ठीक है, क्या है, कोई ऊतक द्रव है। अब भाई देखो, अगर आप थोड़ी त्वचा को आप छीन लो तो ब्लड नहीं निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा, एक पानी सा निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी, वही तो लसिका है ना। अगर हमारी त्वचा को थोड़ा सा छीन लें, उसमें थोड़ा सा पानी सा निकलता है, वही तो लसिका है भाई, वही है ना लसिका। ठीक है ना भाई, चलो, इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, किसमें, रक्त में, और इसमें भाई लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कम संख्या में होती हैं और इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, मतलब
मतलब रक्त में अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता, गंदा नहीं, वो तो रक्त शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में, इसमें O2 तथा पोषक तत्व अधिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन अधिक होता है रक्त में, और लेकिन लसिका में ऑक्सीजन नहीं होता भाई, है ना, इसीलिए तो वो है ना बिना रंग का है, कोई रंग ही नहीं इसका, क्या बात है ना। चलो अब लास्ट अंतर ही बचा है मेरे डियर साथियों, और वो है हमारा 5 इंपॉर्टेंट अंतर, जिसका नाम है यार जाइलम और दूसरा है यहाँ पर फ्लोएम। तो जाइलम के पदार्थों का वहन और फ्लोएम के पदार्थों का वहन, मतलब जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, टेंशन नहीं लियो आप, ठीक है। जाइलम में देखो जा में जल तथा घुले खनिज लवण का वाहन होता है। देखो जाइलम जा से स्टार्ट होता है और जा से जल भी स्टार्ट होता है, तो जाइलम जल का संवहन करता है, वहन करता है, और फ्लोएम फा से स्टार्ट हो रहा है और फा से फल भी स्टार्ट होता है और भोजन भी स्टार्ट होता है ना। तो फ्लोएम में पत्तियों से संश्लेषित खाद्य पदार्थ भोजन का पादप एक दूसरे हिस्सों तक पाओ, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ठीक है भाई। जाइलम में जल का होता है वहन और फ्लोएम में फलों का वहन होता है। फल मतलब भोजन ही तो है यार, फल क्या भोजन नहीं है? हाँ, तो आप कह सकते हो कि फ्लोएम में भोजन का वहन होता है और जाइलम में जल का, ठीक है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत कोशिकाएं हैं, ठीक है। और फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है शब्द है ना। जाइलम में वहन भौतिक बलों के द्वारा होता है और फ्लोएम में वहन ऊर्जा का उपयोग करके होता है, ठीक है। आता है ऊर्जा खर्च नहीं होती, ध्यान रखना, जाइलम में ऊर्जा खर्च नहीं होती लेकिन फ्लोएम में ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती लेकिन फ्लोएम में मेरे डियर साथियों एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये अंतर जो मैंने आपको बताए हैं, ये अंतर आप बहुत अच्छे से कर लोगे भाई मेरे डियर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, आपके पेपर में छपेंगे, ध्यान रखना। अगर अंतर आएंगे तो इनमें से ही आएंगे, ठीक है। कुछ और अंतर है, मैं कुछ और करा दूंगा तो आप पूरा अंतर हो जाएगा, अंतर एक भी बाहर नहीं जाने दूंगा मेरे डियर साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो मेरे डियर साथियों, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।